इसका काम इतना अच्छा नहीं है और ना ही इसकी पिक्चर्स की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस हो। ये कहानी नाजुक दिल वालों और बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए सोच समझकर ही इसे आगे देखिएगा। ये कहानी है एक राजकुमार की जो पैदा हुआ था अपने चेहरे पर एक निशान लेकर, जिस कारण उसका चेहरा देखने में बहुत ही करूप लगता था। उसे सब राक्षस मानते थे और इसी बात ने उसके बचपन को दुखों से भर दिया और इन्हीं दुख तकलीफों ने उसे चालाक और उलझा हुआ इंसान बना दिया। इस दुख भरे बचपन में उसका इकलौता सहारा बना उसका संतरी और सेवक जियांग पेंग, एक राजकुमार जिसे कोई नहीं चाहता और एक संतरी जो बहुत ज्यादा होशियार है। इन दोनों की जोड़ी ने ताकत के सागर में तूफान ला दिया और धरती को आसमान से पलटा दिया। आइए जानते हैं इन दोनों की जोड़ी आखिर बनी कैसे। रात का समय था, आसमान में बादल गरज रहे थे और जमीन पर राजा बच्चे की तरफ इशारा करते हुए राजा चिल्लाकर कहता है, ये क्या है? दासी डर से कांप रही थी और डरते हुए वो कहती है, महाराज दया कीजिए, सच में यही छोटे राजकुमार हैं। महाराज आप दयावान हैं, कृपया दया कीजिए। बच्चा रो रहा था, कुर्रा रहा था, पर उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था। राजा चिल्लाकर कहता है, मेरा राजकुमार कहाँ है और ये कैसा राक्षस है और तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई इस कुरूप को मेरे पास लाने की? राजा बैठा हुआ था, उसके पास एक व्यक्ति आकर कहता है, महाराज रुई हुआ महल के सभी सेवकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। राजा कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया। उन नीच सेवकों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने उपपत्नी श्यान और राजकुमार पर काला जादू किया, उन्हें तो मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए थी। वो व्यक्ति कहता है, महाराज रीति रिवाज मंत्रालय के मंत्री आए हैं, वो आपसे चौथे राजकुमार का नाम जानना चाहते हैं। राजकुमार का जिक्र सुनते ही राजा को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो राक्षस करूप चेहरे के साथ पैदा हुआ है, उसके लिए सबसे उत्तम नाम है जिया। मेरा जन्म एक गहरी काली तूफानी बारिश वाली रात में हुआ। लोग कहते हैं कि जब किसी राक्षस का जन्म होता है तो भगवान इसी तरह से गुस्सा करते हैं। महाराज पिता ने मुझे जिया नाम दिया, पर कोई भी मुझे इस नाम से नहीं पुकारता, सब मुझे राक्षस कहकर पुकारते हैं। राजकुमार अकेला बैठा रोशनदान में से आ रही सूरज की रोशनी की तरफ देखते हुए ये सब बातें अपने मन में कह रहा है। मेरा जीवन इतना निचले दर्जे का है, इतना बेचारगी भरा है, मुझे इस बात का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक मुझे इन शब्दों का अर्थ नहीं पता चला। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मैं ही क्यों मेरे महाराज पिता, मेरी माता और मेरे भाई बहन कभी मुझसे मिलने नहीं आते। मेरी यादों में से जो मेरी सबसे पहली याद है वो है एक अंधेरा कमरा और उसका एक रोशनदान। बहुत दिनों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पर मुझ में किसी को आवाज़ लगाने की हिम्मत नहीं। वैसे अगर मैं आवाज़ लगा भी दूँ तब भी कोई नहीं आएगा। वो समय जब आता है जब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तब मैं चोरी छिपे अपनी माँ के कमरे में जाता हूँ। वो कमरा बिल्कुल भी ठंडा नहीं, उसमें खूब रोशनी होती है और ऊपर से अगर मैं खुशकिस्मत रहूं तो मैं किसी में नहीं टकराता और वहां पर पड़ा हुए खाने में से मैं कुछ खाना अपने लिए ले लेता हूं। और ये है मेरी माँ। राजकुमार छुपा हुआ था, बस अपना हाथ निकाल कर वो खाने की तरफ हाथ बढ़ाता है तो उसके हाथ पर उसकी माँ एक जोरदार थप्पड़ मारती है तो खाना जमीन पर गिर जाता है और चिल्लाते हुए वो कहती है, मनहूस तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई है यहाँ पर? किसने इस मनहूस को अंदर आने दिया? इसे ले जाओ और इसके मुंह पर थप्पड़ मारो, इसे पता चल जाए कि आगे से इसके यहाँ आने पर इसे क्या मिलने वाला है। दासी राजकुमार के हाथ पकड़ लेती है। राजकुमार खुद को छुड़ाने की थोड़ी कोशिश करता है और उसकी माँ, जिसे आज से हम शन बुलाएंगे, वो माँ कहलाने की हकदार नहीं। वो उसके मुंह पर पहला थप्पड़ मार कर कहती है, ये थप्पड़ है तुम्हारी सजा कि तुम में राजकुमार वाले कोई गुण नहीं, और ये थप्पड़ है तुम्हारी सजा चोरी करने के लिए। इसे ले जाओ और इतना मारो कि आइंदा से ये कभी चोरी करने की हिम्मत ना करे। होंगशिया, आइंदा से अगर ये कोई गलती करता है, इसको सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी। होंगशियो शन की मुख्य दासी का नाम है, जो मुस्कुराकर कहती है, जी। होंगशियो राजकुमार को कमरे में लाकर पटक देती है और सभी सेवकों को कहती है, रानी जी का आदेश है कि अगले 2 दिनों तक
चौथे राजकुमार को पानी के सिवा और कुछ नहीं दिया जाएगा और इस पर कड़ी नजर रखना कि ये कमरे के बाहर एक कदम भी ना निकाले। राजकुमार जमीन पर लेटा हुआ मन में कहता है, मेरे सारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, पर मुझे रोना नहीं है। अगर होंगशियो ने सुन लिया तो वो मुझे दोबारा से मारेगी, पर मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमार के सामने एक चम्मच था, वो उस चम्मच को उठाता है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और इस लम्हे को याद करते हुए राजकुमार हमें बताता है, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं भूख को खत्म करने के लिए किस हद तक जा सकता हूँ। उसके बाद मैं उन स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद भूल गया। शन कहती है, एक राजकुमार जो दिखने में ऐसा हो वो एक अपशगुन है। राजकुमार कहता है, क्यों एक व्यक्ति के मुंह से निकला हुआ एक वाक्य मुझे इतनी बुरी तरह से पिटवा सकता है। फिर हमें दिखता है एक और वाक्य जिसमें शन चिल्लाकर कहती है, और कितनी बार तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे? आखिर राक्षस तुम कब रुकोगे? एक दासी ने राजकुमार को पकड़ा हुआ है और होंगशियो उसे चाबुक मारते हुए कहती है, मैं होंगशियो रानी जी के आदेश से राजकुमार को सबक सिखाने के लिए आई हूँ। राजकुमार को ये सजा मिल रही है क्योंकि उसके चेहरे को देखकर छठे राजकुमार को सदमा पहुंचा है। वो डरकर रोने लग गया, जिस कारण उसकी माँ कंसोर्ट दे के सामने शन को कुछ बातें सुननी पड़ी। राजकुमार मन में कहता है, मुझे कोई क्यों नहीं प्यार करता, मुझे कोई क्यों नहीं पुचकारता, मुझे कोई क्यों नहीं पसंद करता। मुझे समझ नहीं आता कि हर गलती मेरी क्यों होती है। कुछ दासियां राजकुमार की तरफ देख रही थी। उनमें से एक थोड़ी दुखी थी और एक जो राजकुमार की निजी दासी थी वो थोड़े अहंकार में कहती है, कोई भला ऐसे कैसे जी सकता है, इसे तो मर जाना चाहिए। सच में ऐसी शक्ल को कोई देख ले तो रात को उसे नींद ना आए। और ये कहकर वो उस पर चाबुक बरसाने शुरू कर देती है। राजकुमार के नाजुक बदन पर चाबुक बरसाते हुए उसकी खुशी के रूप में उसका अहंकार साफ झलक रहा था। वो कहती है, जाओ जाकर उपपत्नी शन से मेरी शिकायत कर दो। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगी। उसके पास राजकुमार का निजी सेवक खड़ा था। वो कहता है, तो क्या हो गया अगर मैं तुम्हारा खाना खा गया? तो क्या हो गया अगर मैं तुम्हारी जेब खर्ची खा गया? एक और दिन ऐसा आता है जब शन चिल्लाकर कहती है, होंगशियो इसे सबक सिखाओ, इसे मान सम्मान देना सिखाओ। तुम मनहूस एक घटिया चेहरे के साथ तो पैदा हुए, साथ में इतनी छोटी सोच लेकर। तुम बदला लेने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तुम बदला लेने का इंतजार कर रहे हो? होंगशन अपने चेहरे पर घटिया मुस्कान लेकर कहती है, राजकुमार कृपया अपनी पीठ इस तरफ कीजिए। और वो उसे चाबुक मारना शुरू कर देती है। राजकुमार मन में कहता है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, मुझे सच में बिल्कुल समझ नहीं आता। एक और दिन शन चिल्लाकर कहती है, तुम राजमहल में केवल एक कुत्ते के बराबर हो जिसे पाला जा रहा है। जाओ इसे लेकर जाओ और इस बार मुझे आवाज आनी चाहिए। यूं तो राजकुमार के कमर पर भी शन की तरह राज परिवार का हिस्सा होने के कारण जेड का पेंडेंट लटक रहा है, पर उसकी इज्जत कोई नहीं। फिर से राजकुमार अपनी भूख को मिटाने के लिए एक और कोशिश करता है और उसे ऐसे करते हुए देखकर दासी कहती है, राक्षस तुम कितने घटिया हो, तुम ये कैसे खा सकते हो? राजकुमार कहता है, मुझे आखिरकार समझ आ गया जब इस व्यक्ति ने कहा, कुछ लोगों के अंदर बुराई होती है। लोग कहते हैं चेहरा दिल पर प्रभाव डालता है। हम जो पिछले जन्म में पाप करते हैं उसकी सजा हमें इस जन्म में मिलती है, उसकी भरपाई हमें इस जन्म में करनी पड़ती है। मैं समझ गया कि मेरी माँ मुझसे नफरत क्यों करती है। शन रोते हुए कहती है, अगर मैंने तुम्हें जन्म ना दिया होता तो ये सब कुछ कभी ना होता। मैं समझ गया कि मेरे भाई बहन आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। राजकुमार की एक बहन और 3 भाई उसकी तरफ हंसते हुए उसे अजीब नामों से पुकार रहे हैं। बाकी लोग और दासियां उसकी तरफ देख देख कर हंसते हैं। मैं समझ गया कि वो लोग जिन्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए वो बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। अब मैं सब समझ गया। इस तरह से जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। नहीं, मुझे अब तक मर जाना चाहिए था। नहीं, मुझे तो जन्म ही नहीं देना चाहिए था। राजकुमार ने उस चम्मच को नुकीला कर दिया है जो एक धारदार हथियार से अब कम नहीं। पर अभी भी मुझे एक बात की समझ नहीं आती। उसके बाद सामने हमारे दृश्य आता है जब राजकुमार का भाई चिल्लाकर कहता है, ये तो स्नो का पट्टा है, किसने किया ये इसके साथ? मैं पिताजी को बताऊंगा, मैं उसको सजा दिलवाऊंगा। तीसरे राजकुमार के कुत्ते का कत्ल हो चुका है जिस कारण वो
फूट फूट कर रो रहा है और अचानक से अपने बड़े भाई से वो कहता है, जिन, ये सब तुमने किया है ना? बताओ, ये तुम ही ने किया है ना? पर इतने लोगों की भीड़ के बीच उसे अपना गुस्सा उतारने के लिए साफ तौर पर केवल एक ही व्यक्ति नजर आ रहा था और वो था चौथा राजकुमार, जिस पर कुत्ते के कत्ल का इल्जाम लगाकर सब लोग गालियां देना और पीटना शुरू कर देते हैं। राजकुमार कह रहा था, नहीं, मैंने ये नहीं किया। उसको पीटने के बाद जाते हुए तीसरा राजकुमार कहता है, तुम ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। और दूसरा राजकुमार कहता है, चलो चलते हैं, गुरुजी आ गए होंगे। जिसका मतलब साफ था कि वो जानते थे कि राजकुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया और फिर भी उस पर इल्जाम लगाकर उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह से मारा। राजकुमार को जो बात समझ नहीं आ रही वो हमें बताता है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस तरह से जीने से बेहतर तो मर जाना है, पर मैं फिर भी जीना क्यों चाहता हूँ? मैं मरना नहीं चाहता। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये सब लोग क्यों नहीं, हमेशा मैं ही क्यों? मेरे भाई बहन, मेरी माँ, या फिर ये लोग, ये गुलाम जिनकी कोई औकात नहीं, जिनका कोई दर्जा नहीं, ये क्यों नहीं? मैं क्यों? राजकुमार का निजी दास और दासी नशे की हालत में मेज पर बेहोश पड़े हुए हैं और अगले दृश्य में राजकुमार के सामने आग जल रही है जिसमें उसका चेहरा रोशन हुआ है। उस आग में उस दास और दासी की जलकर मृत्यु हो गई। उसके बाद राजकुमार को लोगों की बातें जो सुनाई देती हैं, लोग कहते हैं, तुमने सुना, चौथे राजकुमार के दास और दासी की जलकर मृत्यु हो गई। खैर, मैंने तो ये भी सुना है कि वो लोग छुपकर अफेयर चला रहे थे, इसीलिए तो वो रात को एक साथ थे। उन्होंने शराब पी और नशे की हालत में मोमबत्ती उनके हाथ से गिर गई, जिस कारण आग लग गई और उसी आग में वो लोग जलकर मर गए। पर शायद ये कोई हादसा नहीं है। तुम तो चौथे राजकुमार के बारे में जानते ही हो। हाँ, महाराज ने कहा था कि वो राक्षस है। शायद उसी ने उन दोनों की जान लेने के लिए कोई काला जादू किया है। क्या इस तरह के इंसान को जिंदा रहने का कोई हक होना चाहिए? पर दुर्भाग्य से उस आग ने उसे छुआ तक नहीं। राजकुमार कहता है, सेवक मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी माँ और होंगशियो मुझसे नफरत करती हैं और रोज यही प्रार्थना करती हैं कि मैं मर जाऊं। पर मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। होंगशियो राजकुमार के कमरे में एक नए सेवक को लाई है। उस सेवक से कहती है, ये है राजकुमार जिनकी सेवा तुम्हें करनी है। अक्सर इनकी माँ इन्हें धैर्य सिखाने के लिए इनकी माँ इन्हें दीवार की तरफ मुंह कर घुटनों के बल बैठने के लिए कहती हैं। राजकुमार, यहाँ देखिए जरा, मैं आपके लिए किसी को लाई हूँ। राजकुमार कहता है, मुझे लगता था कि मैं अपनी मौत तक इसी तरह की जिंदगी जीऊंगा, पर उस दिन वो आया। राजकुमार पीछे देखता है। राजकुमार, ये है आज से आपका नया दास, जियांग पेंग। जियांग पेंग राजकुमार को प्रणाम करता है। राजकुमार के अंधकार भरे जीवन में आज प्रवेश किया है जियांग पेंग ने एक रोशनी की किरण बनके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।